हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्कोलाइड। तो इसके पहले अगर आपको एल्कोलाइड के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे हमने एल्कोलाइड को ब्रीफली में डिस्कस किया गया है। तो अब बात आती है कि जो हमको इसमें देखना क्या है। सबसे पहले आइसोलेशन की इसका मतलब क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन कि इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट से उसके मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को कैसे हम प्राप्त करते हैं। दूसरा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मतलब हमने जो एक्सट्रैक्शन से प्राप्त किया, जो हमारा एक्सट्रैक्ट आया वो सही है या नहीं है, मतलब हमको जो चाहिए था वही मिला हमको या नहीं मिला। इसके लिए हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान टेस्ट करेंगे कि हाँ ये वही है कि नहीं है। उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि वो कितने हद तक सही है कि नहीं सही है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे हम टीएलसी के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा क्या, एट्रोपिन। तो सबसे पहले बात आती है कि एट्रोपिन होता क्या है। तो एट्रोपिन हमारा एक एल्कोलाइड होता है, और एल्कोलाइड क्या होता है, हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं और इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। तो इसका जो एट्रोपिन का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, एट्रोपा बेलाडोना की लीफ से हमको ये मिलता है। इसकी जो फैमिली होती है सोलेनेसिया होती है, और अदर सोर्स जिसको एट्रोपा एक्यूमिनेटा एंड धतूरा स्ट्रोमोनियम से भी ये हमको मिलता है। ठीक है, ये बात आपकी रह गई थोड़ी ऊपर वाली कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हेडिंग में डाल देंगे तो आपके नंबर वहां पे आसानी से ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर अगर आपको याद आता है तो आप बना दीजिए, नहीं याद आता है तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है इसका आइसोलेशन। तो इसका आइसोलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बात आप एक चीज नोटिस कर लीजिए कि जब भी किसी की पत्तियों से उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उस पत्ती को पहले हम सुखा लेते हैं, उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में बना देते हैं, देन उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सेम इट इज यहाँ पर मैंने यहाँ पे यही किया हुआ है। सिंपल क्या किया हुआ है कि हमने सेना की मतलब जो हमको एट्रोपिन बिलाडोना की लीव्स थी उसको हमने सन रेज में सुखा लिया। ठीक है, अब बाकी कहीं नहीं सुखाएंगे क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो पत्तियाँ जल जाएंगी और उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट एट्रोपिन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो एट्रोपिन बिलाडोना की जो लीव्स है उसको हम क्या करते हैं, सन रेज में सुखाते हैं फॉर द 2 and 3 days। अब जब वो हमारी सूख जाएगी, पत्ती एकदम ड्राइड हो जाएगी, तो उसको करेंगे क्या, हम ग्रीन करेंगे। ग्रीन का मतलब क्या है, मिक्सर में उसको पीस लेंगे और पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। अब जब पाउडर फॉर्म में बना लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ उसका हम क्या कर देंगे, ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने का मतलब क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लेंगे, उसमें हम पाउडर फॉर्म क्या करेंगे, चाहे हमारा 10 ग्राम होगा चाहे 15 ग्राम होगा, अकॉर्डिंग टू द वेट हम सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन वहाँ पे यूज करेंगे। और जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनेगा वो 10% का बनेगा। तो आप पहले 10% का सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बना लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी जो लीव्स के पाउडर फॉर्म होंगे उसको मिला देंगे और कुछ देर के लिए आप हीट करेंगे। हीट करने के बाद आप उसमें बेंजीन मिलाएंगे और फिर से आप उसको हीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हीटिंग क्यों की जा रही है, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन और बेंजीन का जो सोल्यूशन है दोनों क्या होते हैं, आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन जैसे हम इसका थोड़ा सा गर्म करते हैं दोनों आपस में मिक्सेबल होने लगते हैं। इसीलिए जो हमारी पाउडर फॉर्म होगी कुछ मात्रा में हमारी बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगी और कुछ मात्रा में हमारी सोडियम कार्बोनेट के साथ एक्ट करेगी, मतलब रिएक्ट करेगी। ये कैसे रिएक्ट करती है अभी हम आगे चल के चलते हैं, क्योंकि इसमें दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, एट्रोपिन एंड हायोसिमिन। ठीक है, तो इसलिए सेपरेट करने के लिए हम बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आपने क्या किया कि उसको केमिकल मतलब कॉनिकल फ्लास्क में लिया, कॉर्नफ्लोर फ्लास्क में लेने के बाद उसको सेपरेट कर लिया। अब आगे देखते हैं होता क्या है। तो उसमें आप क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे। वाटर डालने के बाद उसमें क्या करेंगे, आप उसको एसिडिफाइड करेंगे कि उसमें से जो एल्कोलाइडल फ्री बेस है वो वहाँ से बाहर निकल जाए। इसका मतलब क्या कि जो उसके अंदर एल्कलाइन है, ठीक है, हमारी जो एट्रोपिन है वो हमारी एसिडिक इन मीडियम है। अब हमारा जो मतलब जो हमारा एट्रोपा बिलाडोना है उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में बेस प्यूरिन भी पाई जाएगी। तो इसलिए उस बेस को हटाने के लिए उसको क्या कहते हैं, एसिडिफिकेशन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, वहाँ से क्या होता है कि जो आपका एल्कोलाइडल होगा, एल्कोलाइडल बेस होगा, वो वहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको एक मिक्सचर मिल गया होगा, किसका मिक्सचर, बेंजीन का मिक्सचर, सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर और पाउडर का मिक्सचर, और वो भी किस फॉर्म में, एसिडिफिकेशन के माध्यम से, क्योंकि उसको आपने एसिटिक एसिड मिलाया। ठीक है, अब बात आती है कि आपको एक मिक्सचर मिला, अब उस मिक्सचर में आपने क्या किया, ईथर मिला दिया। ठीक है, ईथर मिलाने के बाद उसको आपने अच्छे से सेक किया। और जो सेकिंग होगी, अगर आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रा है तो अच्छी बात है, अगर मैग्नेटिक स्ट्रा आपके पास नहीं है तो इसको नियर अबाउट 10 से 15 मिनट के करीब में इसकी सेकिंग करनी है। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से तो आप क्या करेंगे, इसको सोडियम
कार्बोनेट से फिर से इसको ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने एसिटिक एसिड डाला था उसने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके इफरवेसेंस मतलब CO2 को बाहर कर दिया था, इसलिए यहाँ पर हमको फिर से यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तो अपने आप क्या किया कि उसमें उस मिक्सचर में जिस ईथर डाला, ईथर डालने के बाद उसमें आपने क्या डाल दिया? सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। अब सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद आपने फिल्टर किया, जो आपको फिल्ट्रेट मिला उसको आपने क्या किया था? हीट कर लिया, ड्राइंग कर लिया, हॉट एयर ओवन में ड्राई कर लिया और आपको क्या मिल गया? एक ड्राइड मटेरियल मिल गया, मतलब आपको सॉलिड फॉर्म में एक मटेरियल मिल गया। तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए कि आपने ईथर डाला, ईथर डालने के बाद उसी मिक्सचर में आपने सोडियम कार्बोनेट डाला, सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद आपको कुछ फिल्ट्रेट मिला, फिल्ट्रेट को आपने क्या किया? हॉट एयर ओवन में डाला, हॉट एयर ओवन में डाला कुछ देर के लिए। जब एकदम सॉलिड फॉर्म में आ गया तो उसको आपने क्या किया? निकाल लिया। अब आपके पास क्या किया? एक ड्राइड मटेरियल आ गया। अब उस ड्राइड मटेरियल में आप, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या किया? ड्राइड मटेरियल मिल गया। अब ड्राइड मटेरियल में आपने क्या किया? एसीटोन सॉल्वेंट ऐड कर लिया। एसीटोन सॉल्वेंट ऐड करने के बाद फिर से आप क्या करेंगे? उसको अनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट के माध्यम से उसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। पहले आप क्या करेंगे? एसीटोन मटेरियल मिलाएंगे, उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद उसमें अनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट मिलाएंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर फिर आपको एक सस्पेंशन टाइप का मिक्सचर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे कि आपको जो आपको फिल्ट्रेट प्राप्त हो, ठीक है, उसको क्या करेंगे? इवापोरेट करेंगे, मतलब जो आपको नीचे मिला, मतलब रेजिड्यू मिला, उसको क्या करेंगे? आप इवापोरेट करेंगे कंसंट्रेट करने के लिए, देन उसको कूल करेंगे। अब फिर क्या करेंगे? आप फिर उस मिक्सचर को कूल करके फिर उसको फिल्टर करेंगे। अब फिल्टर करने पर जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, मतलब जो आपको ऊपर मिलेगा फिल्टर पेपर के ऊपर मिलेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? हाइसमेन हो जाएगा, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं हाइसएमाइना बोलते हैं। और सॉल्वेंट जो होगा आपको जो मतलब जो नीचे आ जाएगा उसको बोल उसमें होगा एट्रोपिन। अब उसको आप क्या करेंगे? सॉल्वेंट को क्या करेंगे? हीट करेंगे, और इतना हीट करेंगे कि जब तक वो क्रिस्टलाइन ना बन जाए। उसके बाद जब क्रिस्टलाइन बन जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? एल्कोहलिक NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम उसमें ऐड कर देंगे। अब जैसे आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो सोल्यूशन का फिल्टर करेंगे और आपको क्रिस्टल मिल जाएगा, और यही जो क्रिस्टल होंगे आपके क्या हो जाएंगे? एट्रोपिन। यहाँ पर आप दूसरी प्रोसेस भी कर सकते हैं, सीधा कर दीजिए कि जब से ही आप एल्कोहलिक NaOH ले लीजिए, उसको क्या कीजिए? इवापोरेशन के लिए रख लीजिए। जैसे उसमें से सारे सॉल्वेंट उड़ जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? एक क्रिस्टल मिल जाएगा। फर्दर आप उसको क्या कर देंगे? वाटर एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे और आपको प्योर फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एट्रोपिन मिल जाएगा। अब बात आती है कि जैसे आपने एट्रोपा बेलाडोना के लीफ से, पत्तियों से आपने निकाला, एट्रोपिन निकाला। अब बात आती है कि क्या वो सही है? उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे कि डिटेक्ट करेंगे कि हाँ वो हमारा एट्रोपिन है या नहीं। तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो होता है मेथाली मैरिन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि आप एल्कोलाइड का सोल्यूशन बना लेते हैं, उसको इवापोरेट करते हैं वाटर बाथ के ऊपर, जो आपको रेजिड्यू मिलता है, ठीक है, उसको फ्यूमिक HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं। देन उसको क्या करते हैं? फिर वाटर बाथ पे उसको इवापोरेट करते हैं, फिर आपको रेजिड्यू मिलता है। उस रेजिड्यू को आप क्या करते हैं? 3% मेथोनिलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। अगर आपको पर्पल कलर देखने को मिलता है तो इसका मतलब वो आपका एट्रोपिन ही है। इसका मतलब जो आपने आइसोलेशन किया, जो आपने एक्सट्रैक्शन किया, वो आपको एकदम सही निकला, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टेस्ट आता है, दूसरा टेस्ट आता है, उसका नाम क्या है? रेथेनसिकम्स टेस्ट। इसमें आप क्या करते हैं कि 0.5 mg एट्रोपिन लेते हैं, उसको HNO3 के साथ सोल्यूबलाइज करते हैं, देन उसको 10 मिनट के लिए आप हीट करते हैं। हीट करने के बाद आप 5 मिनट के लिए उसको कूलिंग के लिए रख देते हैं। देन उसमें आप क्या करते हैं? 30 ml वाटर ऐड करते हैं। जैसे ही आप उसमें 30 ml अपन वाटर ऐड करेंगे, वो आपका एक सस्पेंशन टाइप का मिक्सचर बन जाएगा। देन उसको आप क्या करेंगे? सेपरेटिंग फनल में आप ट्रांसफर कर देंगे, और उसी सेपरेटिंग फनल में आप क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म ऐड कर देंगे 10 से 15 ml के करीब में। अब आप क्या करेंगे कि जो आपकी क्लोरोफॉर्म की लेयर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर बनेगी, क्योंकि सेपरेटिंग फनल में सेपरेट ही करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लेयर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म की लेयर को आप क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। अब जो रेजिड्यू सेपरेटिंग फनल के अंदर मिला, उसमें आप क्या करेंगे? कुछ ड्रॉप, मतलब 4 से 5 ड्रॉप आप क्या कर देंगे? अमोनिया का उसमें डालेंगे, मतलब NH3 वहाँ पे डाल देंगे। एंड अगेन उसको फिर से क्या करेंगे? आप क्लोरोफॉर्म के माध्यम से उसको फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? फिर से सेपरेटिंग फनल में आप क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे, उसको थोड़ा सा हिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आप उस क्लोरोफॉर्म की लेयर को आप क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। अब जैसे क्लोरोफॉर्म की लेयर आपने अलग की, उसको आपने क्या किया? इवापोरेट कर दिया। अब जब आपने इवापोरेट किया तो वहां पे कुछ मात्रा में सॉल्वेंट उड़े। अब उस जो आपको मिक्सचर मिला, ठीक है, सस्पेंशन टाइप का मिक्सचर मिला, उसमें आप क्या कर देंगे? एसीटोन मिला देंगे। एसीटोन काम क्या करता है कि एक एल्कोलाइडल बेस को उड़ाने का काम यहाँ पे कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसमें 10% NaOH के कुछ ड्रॉप मिला देंगे। अगर आपको
ब्लूस पर्पल कलर मिला तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका एट्रोपिन है, अदरवाइज नहीं है। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। करते क्या है, 0.5 mg एट्रोपिन लेते हैं, उसमें HNO3 के साथ सोल्यूबलाइज करते हैं, फिर 10 मिनट के लिए हीट करते हैं, 5 मिनट के बाद उसमें 30 ml वाटर मिलाते हैं, फिर उसको क्लोरोफॉर्म के माध्यम से सेपरेटिंग फिल्म का यूज करते हुए हम उसकी क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपकी 2 लेयर बन जाती है। एक आपकी क्लोरोफॉर्म की लेयर होती है, क्लोरोफॉर्म की लेयर को आप बाहर निकाल देते हैं, और फिर दूसरी जो आपकी रेजिड्यू बचता है सेपरेटिंग फनल के अंदर, उसमें आप अमोनिया मिलाते हैं। अमोनिया मिलाने के बाद कुछ देर के लिए रखते हैं, देन उसमें फिर से आप क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं। अब जैसे आप क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे उसको थोड़ा सा आप क्या कर देंगे, हिलाएंगे, सेक करेंगे। सेक करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको थोड़ी देर के रख देंगे, फिर आपकी 2 लेयर बन जाएगी। वहां पर आपकी क्लोरोफॉर्म की लेयर होगी, क्लोरोफॉर्म की लेयर आप क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, उसको इवापोरेट करेंगे। इवापोरेट करने के बाद वहां पे एक सस्पेंशन टाइप का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। उस सस्पेंशन टाइप के फॉर्मेशन में आप क्या करेंगे, एसीटोन ऐड कर देंगे, और 10% NaOH के कुछ ड्रॉप वहां पर आप जैसे ही डालेंगे वो ब्लूइश पर्पल कलर दे देगा। अगर इतना करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एट्रोपिन आपका है। तो ये आपका हो गया सिंपल से 2 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के। अब बात आती है एस्टिमेशन की, इसका मतलब क्या है, एनालिसिस की। तो एनालिसिस हम सिंपली इसका क्या करते हैं, TLC के माध्यम से करते हैं। आप क्या करते हैं कि 1% एट्रोपिन का सोल्यूशन बनाते हैं, किसमें, तो नॉर्मल एसिटिक एसिड में। इसका कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं निकालना आता है तो आप बताइए, हम आपको निकाल के देंगे। उसके बाद जो आपको रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, ठीक है, उस मिक्सचर को आप क्या करेंगे, सिलिका जेल के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाइड मतलब रन कराएंगे। लेकिन सिलिका जेल बनाते कैसे हैं ये भी आप समझ लीजिए। आप सिलिका की प्लेट लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम कौन सा यूज करते हैं, अमोनियम सोल्यूशन और मेथनॉल का करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1.5 ml आप क्या कहते हैं, अमोनिया लेते हैं, और 100 ml मेथनॉल लेते हैं। ये आपका क्या जाता है, मोबाइल फेज हो जाता है। उसमें आप क्या करते हैं, सिलिका की जो प्लेट होती है उसको आप डिप करते हैं थोड़ी देर के लिए, और जितना ये एब्जॉर्ब कर सकता है उतना एब्जॉर्ब कर लेगा। ये आपकी बन जाती है सिलिका जेल जी प्लेट, ठीक है। अब उसको सिलिका जी जेल प्लेट को आप क्या करते हैं, एसिडिफाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द आइडोप्लेंटिनेट सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या करते हैं, TLC प्लेट आपकी तैयार हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो आपने ये सॉल्यूशन बनाया है उसके ऊपर रन कराते हैं। रन कराने के बाद आप क्या देखते हैं, वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ते हैं, आपको स्पॉट देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी स्पॉट के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका मटेरियल आपने जो एट्रोपिन बनाया वो कितनी दूर तक रन किया। अगर उसकी RF वैल्यू 0.18 है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका एट्रोपिन है। ये आपकी एनालिसिस हो गई। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या होता है, मतलब एट्रोपिन जो होता है उसका यूज क्या होता है, तो माइड्रेटिक का तरीके से यूज करता है। मतलब जैसे बहुत लोगों की आंख फड़फड़ाती रहती है तो उसको माइड्रेटिक कराने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए काम किया जाता है। एंड रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा, टीयर, स्वेट एंड द गैस्ट्रेजुस, रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई, बाइली एंड यूनिट ट्रैक्ट। ये आप ऑलरेडी सेकेंड में पढ़ चुके हैं। एंड यूज इन द पार्किंसन डिजीज, और पार्किंसन डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैटाकोलमाइन्स के लेवल को ये बढ़ा देता है। और पार्किंसन डिजीज में होता क्या है कि जो आपका कैटाकोलमाइन का लेवल होता है वो घट जाता है। ये क्या करता है, कैटाकोलमाइन के लेवल को बढ़ा देता है, और आपका जो पार्किंसन डिजीज होता है उसमें इसको सहायता प्रदान करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ड्रग आती है क्यूनिडीन, ठीक है। क्यूनिडीन आप जानते हैं कि एंटी मलेरिया ड्रग होते हैं, वो हमको सिंकोना मतलब जो हम दालचीनी का यूज करते हैं वहाँ से हमको मिलता है। तो सबसे पहले बात करें कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो क्यूनिडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड बार्क ऑफ द स्टेम और द रूट। मतलब क्या ना कि स्टेम या रूट से, किससे, सिंकोना सेक्सुरेसिया या मतलब सिंकोना ऑफिनेलेसिस या सिंकोना लेजेरिएसिया से इसको मिलता है। और जो इसकी फैमिली होती है रुबाशिया होती है, और जो क्यूनिडीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से होता है। अब मान आती है आइसोलेशन की, तो इसका आइसोलेशन हम करते क्या है, आप सिन्नामन की बार्क ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप 100 ग्राम पाउडर लेते हैं, उसमें 30 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं। जैसे आप उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करते हैं, वो पाउडर दोनों आपस में मिक्स होकर थोड़ा सा इफरवेसेंस देकर क्या करता है, मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, टू द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ 5% NaOH सोल्यूशन उसमें ऐड करते हैं, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी कि जितना आपको उसकी क्वांटिटी चाहिए। एंड आप क्या करते हैं, एक उसका पेस्ट बना लेते हैं। अब जो पेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, सॉक्सुलेशन के लिए डाल देते हैं। सॉक्सुलेशन अपार्टेस होता है, और सॉक्सुलेशन के लिए डालेंगे कैसे, बेंजीन का यूज करते हुए। तो इसका मतलब क्या है, सॉक्सुलेट अपार्टेस आप फिट करेंगे, उसमें जो आपने ये पेस्ट बनाया, मतलब कौन सा पेस्ट, आपने सिंकोना बार का जो पेस्ट बनाया सॉक्सुलेशन के लिए डाल देंगे, उसमें आप बेंजीन एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे। फिर 5 से 6 घंटे के लिए उसको रिप्लेस के लगा लेंगे, मतलब
ऑक्सीलेशन के लिए लगा देंगे। 5 से 6 घंटे के बाद आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। उसको सेक करेंगे कितने 25 ml H2SO4 के साथ उसको सेक करेंगे एंड देन चारकोल के माध्यम से उसको हम ट्रीट करेंगे, जो क्या करेगा, जो उसमें कलर होगा उसको क्या कहते हैं, डिकलराइज कर देगा। तो आपको एक रेजिड्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो उस रेजिड्यू में आप करेंगे क्या कि उसको बेसिफाइड करने के लिए उसमें अमोनिया मिलाएंगे और इसका जो पीएच होना चाहिए 8.5 के करीब में होना चाहिए। तो आपने शुरुआत किससे की थी, आपने पाउडर फॉर्म लिया। पाउडर फॉर्म में आपने क्या किया था, 30 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिलाया था। उसके बाद उसको आपने क्या किया था, 5% NaOH के साथ ट्रीट किया था। आपको क्या बन गया था, एक पेस्ट बन गया था। पेस्ट को आपने फिर से फर्दर क्या किया, सॉक्सिलेशन के लिए रख दिया। सॉक्सिलेशन किसके साथ किया, बेंजीन के साथ किया। अब आपको क्या मिला, एक रेजिड्यू मिल गया 5 से 6 घंटे के बाद, मतलब बेंजीन का स्टेज 5 से 6 घंटे के बाद मिल गया। अब उसको आपने क्या 25 ml H2SO4 के साथ ट्रीट किया एंड उसमें चारकोल मिलाया। अब आपको क्या हो गया कि वहां पर आपको एक डीकलराइज एजेंट मिल गया। अब उसका जो पीएच होना चाहिए 8.5 होना चाहिए। इसके लिए हम अमोनिया का यूज करते हैं, उसके पीएच को मेंटेन करते हैं। अब यह करते हैं, दी एल्कोलाइड्स आर एक्सट्रैक्टेड विद 250 मतलब 20 ml ऑफ द क्लोरोफॉर्म। अब क्या करते हैं कि आप जो आपको रेजिड्यू है उसमें 20 ml क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं। क्लोरोफॉर्म मिलाने के बाद उसको अच्छे से सेक करते हैं। सेक करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको सेपरेटिंग फनल में डालते हैं और क्लोरोफॉर्म की लेयर को आप अलग करते हैं। तो जो क्लोरोफॉर्म की लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको फर्दर आप आगे के लिए जाएंगे, किसके लिए, डिस्टिलेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के लिए डिस्टिलेशन असेंबली लगाते हैं, ऑब्टेन फॉर्म ए रेजिड्यू कंट्रोलिंग क्यूनिडीन। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे ही आप उसको डिस्टिलेशन लगाएंगे तो आपको जो मटेरियल मिलेगा उसमें आपको क्या, क्यूनिडीन मिल जाएगा। तो इस क्यूनिडीन को आप क्या कर देंगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर देंगे, ड्राइड करेंगे और ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको आप फिर क्या करेंगे, डेसिकेटर में रख देंगे। तो जो क्यूनिडीन सल्फेट इज देन रिक्रिस्टलाइज विद द हॉट वाटर यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल की सहायता से आप फिर से क्या कर सकते हैं, इसको रिक्रिस्टलाइज करके इसको प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात आती है इसके आइडेंटिफिकेशन। भैया आपने क्या क्या सिंकोना की यूज करते हुए आपने वहां से क्या निकाल लिया, अपना क्यूनिडीन निकाल लिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा क्यूनिडीन है कि नहीं है। तो आपने क्या किया कि जो आपने एक्सट्रैक्ट लिया, जो सॉलिड मटेरियल लिया, तो उसको क्या कर दिया आपने, सॉलिड मटेरियल ऑफ द, यहाँ पे सॉरी ट्रोपिन लिखा है, क्यूनिडीन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ द क्यूनिडीन लेंगे, उसमें ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे। ब्रोमीन वाटर मिलाने के बाद उसमें क्या करेंगे, ड्रॉप NH3, मतलब कहने का क्या है, डाइल्यूट NH3 के 2-3 ड्रॉप मिलाएंगे। अगर आपका ग्रीन कलर से ब्लू कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका क्यूनिडीन है, अदरवाइज वो क्यूनिडीन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट क्या करेंगे, पाउडर सिंकोना ले लेंगे जो आपने एक्सट्रैक्ट करके प्राप्त किया, उसमें ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड मिलाएंगे, हीट करेंगे। अगर आपको पर्पल कलर देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका क्यूनिडीन है, अदरवाइज वो हमारा क्यूनिडीन नहीं है। उसके बाद अगर हम अदर टेस्ट के बारे में बात करें तो आप क्यूनिडीन लेंगे, उसको आप क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर यूवी लाइट डालेंगे। यूवी लाइट डालने के बाद अगर आपको ब्लू फ्लोरेसेंस देखने, मतलब ब्लू कलर के स्पॉट देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आपका क्यूनिडीन है। चौथे टेस्ट के बारे में बात करें तो आप क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ द क्यूनिडीन, मतलब जो क्यूनिडीन आपने प्राप्त किया उसका एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे, किसमें आप HCl वगैरह में बना सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, उसमें 10% पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे। उसके बाद 2-3 ड्रॉप उसमें NH3 डालेंगे, वो आपको क्या देगा, रेड कलर दे देगा। अब रेड कलर का जो रेजिड्यू बनेगा उसमें क्या करेंगे, आप 1 मोलर क्लोरोफॉर्म डालेंगे। ठीक है, CHCl3 डालेंगे, उसको सेक करेंगे। अगर आपको रेड कलर, जो क्लोरोफॉर्म के जो लेयर होगी, अगर वो आपको रेड कलर देखने को मिलती है तो इसका मतलब क्या आपका क्यूनिडीन है। अदरवाइज अगर जो क्लोरोफॉर्म की लेयर अगर रेड के जगह ग्रीन वगैरह येलो वगैरह देखती है तो इसका मतलब आपका क्यूनिडीन नहीं है, कोई अदर ही हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब एनालिसिस की बात, उसके बाद जो आपने क्यूनिडीन बनाया, ठीक है, अब उसकी एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी वगैरह करते हैं, TLC करते हैं। तो यहाँ पर हम TLC करेंगे किससे, क्यूनिडीन की। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्यूनिडीन को क्या कर देंगे, मेंथॉल में डिजॉल्व कर देंगे और सिलिका जेल पे अप्लाइड करेंगे। ये बाद की बात हुई। अब पहले की बात मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि आपको सिलिका जेल जी प्लेट तैयार किस तरह से करना है। आपको क्या करना है, मोबाइल फेज या सॉल्वेंट सिस्टम बनाना है, किसका, क्लोरोफॉर्म नॉर्मल लेकर और डाइएथाइलामाइड उसमें 1 ml मतलब 10 ml का आपको बनाना क्या है, आपको एक मोबाइल सिस्टम बनाना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिलिका की जो प्लेट होती है उसको क्या देंगे, डिप कर देंगे फॉर 15 to 20 मिनट। उसके बाद जितना एब्जॉर्ब कर पाएगा उतना एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, ड्रैगन ड्रॉप रेजेंट क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, मतलब छिड़काव कर देंगे। उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे क्यूनिडीन डिजॉल्व किया था मेंथॉल में, उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर रन कराएंगे। रन कराने के बाद हम अल्ट्रा वायलेट रेज के से देखेंगे कि
कि कहाँ पे इसकी स्पॉटिंग बन रही है, तो उसके हिसाब से हम इसका एस्टिमेशन करेंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट सिस्टम हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन एंड डाईएथाइलामीन का भी यूज कर सकते हैं, और इसकी आरएफ वैल्यू आएगी 0.17 के करीब में आएगी। अब बात आती है क्विनोडिन का यूज, तो सबसे पहले बीटा टॉनिक, उसके बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, गार्गल्स के तरीके से, एंटी मलेरिया एजेंट होती है, एंटी पैरासाइटिक होता है, एंटी स्पाज्मोटिक होता है। ये आपको इसी टाइप से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे यूजेस के बारे में नहीं पूछेगा तो आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड द एस्टिमेशन या एनालिसिस पूछेगा। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट ड्रग आती है रिजरपाइन, ठीक है, तो रिजरपाइन आपको जानते हैं कि राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, ये सब ऑलरेडी मैं आपको सेकंड में पढ़ा चुका हूँ कि जो रिजरपाइन होता है वो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ से आपको मिलता है, ठीक है। तो जो इसकी फैमिली होती है वो एपोसाइनेशिया होती है, और जो इसका मतलब मिलता कहाँ से, 4 साल पुराने पौधे से मिलता है, राउफोर्बिया सर्पेंटाइना से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, और कोशिश करिए कि आप स्ट्रक्चर बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। अब इसका आइसोलेशन कैसे करेंगे, इसका आइसोलेशन पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आप राउफिया उस रूट लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको सॉक्सिलेशन के लिए रख देते हैं विद द हेल्प ऑफ द एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल 90% ही लैब में हमको मिलता है, ठीक है। कितने घंटे के लिए, 5 से 6 घंटे के लिए। तो आपने क्या किया, राउवोल्फिया लिया, उसको पाउडर फॉर्म में किया, उसको सॉक्सिलेशन के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया विद द हेल्प ऑफ द 90% एथेनॉल। अब जब 5-6 घंटे हो गया तो आपको क्या एक रेजिड्यू मिल जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं, उसको आप क्या करेंगे, ड्राइड करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब फिर वही बात आती है कि हम इसका इवोपरेशन करेंगे। इवोपरेशन करने के बाद जो आपको ड्राइड मटेरियल मिलेगा या ड्राइड रेजिड्यू मिलेगा, उसको आप क्या कर देंगे, फिर से एक्सट्रैक्शन के लिए डाल देंगे। कहाँ पे डालेंगे, आप सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, उस रेजिड्यू को मिलाएंगे, उसके बाद ईथर डालेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, एथेनॉल डालेंगे, जिसका अमाउंट कितना का 20 ml ईथर डालेंगे, 8 ml क्लोरोफॉर्म डालेंगे, 2.5 ml आप क्या डालेंगे, उसमें एथेनॉल डालेंगे, और उसमें क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द अमोनिया भी डाल देंगे, जिसकी उसकी बेसिडिटी बनी रहे। आप क्या करेंगे, उसमें आप वाटर ऐड करेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, और उसको फिर क्या करेंगे, आप सेक करेंगे, और क्या कर देंगे, 30 मिनट के लिए उसको क्या देंगे, स्टैंड कर देंगे कि 30 मिनट के लिए उसमें जो पार्टिकल्स वगैरह जितनी लेयर्स बननी है वहाँ पे वो लेयर बने। आप क्या करेंगे कि आप लेयर को निकाल लेंगे, कौन सी लेयर करेंगे, क्लोरोफॉर्मिक लेयर को निकाल लेंगे। क्लोरोफॉर्म के लेयर को निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। अब जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, आप 0.5 नॉर्मल H2SO4 से इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने मतलब आपने क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट मिला, फिल्ट्रेट को आपने क्या किया, 0.5 नॉर्मल H2SO4 की सहायता से आपने इसको ट्रीट किया, मतलब उसमें ऐड किया। उसके बाद आपका क्या, टोटल एसिड स्टेज इज कंबाइंड एंड डाइल्यूट NH3 एंड द क्लोरोफॉर्म एंड द देन फिल्टर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, अमोनिया मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे, और फिर उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा उसको डिस्टिलेशन के लिए डाल देंगे। डिस्टिलेशन के बाद जो आपको मटेरियल प्राप्त होगा बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस, वो आपका होगा एल्कोलाइड। अब वो एल्कोलाइड रेजरपिन होगा या कुछ होगा, अभी हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में देखते हैं। एंड द रेजरपिन इज सेपरेटेड बाय द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ये कौन सी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से होगा। यूनिट 5 में स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह है, वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम किसी एक फाइटो कंस्टिट्यूएंट से दूसरे फाइटो कंस्टिट्यूएंट को अलग करते हैं। अब इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करें तो आप क्या करते हैं, फ्रेशली क्या करते हैं, जो आपने अभी लिया राउवोल्फिया सर्पेंटाइना जो आपने अभी निकाला, उसको लेंगे, उसका पाउडर फॉर्म लेंगे, उसमें आप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन HNO3 मिलाएंगे एंड वाटर मिलाएंगे। एक पोर्शन में वाटर, दूसरे पोर्शन में आपका क्या करेगा, HNO3 हो जाएगा। अगर आपका मेडुलरी रेंज, अब मेडुलरी रेंज आपको दिखेगी कहाँ, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। अब उससे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अगर आपको वहाँ पे मेडुलरी रेंज रेड कलर की दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका रेजरपिन ही है, मतलब वो आपका राउवोल्फिया सर्पेंटाइना ही है। उसके बाद ड्रग लेंगे, ड्रग को वेनिलीन एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। अगर वायलेट रेड कलर का आपको मतलब देखने को मिल रहा है कलर, तो इसका मतलब क्या कि आपकी वहाँ पे रेजरपिन है। उसके बाद तीसरे टेस्ट के बारे में बात करें तो आप क्या करेंगे, राउवोल्फिया रूट का टिंचर बना लेंगे, उसको यूवी लाइट के अंदर देखेंगे तो आपको ब्लू फ्लोरेंस देखने को मिलेगा। अब बात आती है इसकी TLC की, तो आप सीधे इसकी TLC कैसे करते हैं कि आप 1 mg एल्कोलाइडल एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसको आप क्या करते हैं, मेथनॉल में डिजॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे जो आपका मोबाइल फेज या सॉल्वेंट सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, क्लोरोफॉर्म 50 ml, एसीटोन 40 ml और डाईएथाइल एमाइन 30 ml लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सिलिका जेल, मतलब जो सिलिका जेल की प्लेट होती है उसके अंदर क्या कर देंगे, डिप कर देंगे और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड करेंगे। एसिडाइफाइड करने के बाद जो आपका ये सॉल्यूशन होगा मेथनॉल 1 mg एल्कोलाइड का, इसके ऊपर रन कराएंगे। रन कराने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा
तो मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से, यूवी रेज के माध्यम से आप उसके स्पॉट के चेक करेंगे और फिर फर्दर आप आगे की प्रोसीजर करेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप दो एल्यूमिना जी प्लेट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मतलब एल्यूमिना जी प्लेट आप यूज करेंगे तो आपका सॉल्वेंट सिस्टम जो होगा वो क्लोरोफॉर्म साइक्लोहेक्सिन का होगा, जिसका रेशियो कितना होगा 70-30। मतलब आप भी इसका मतलब 70 ml क्लोरोफॉर्म लेंगे और 30 ml आपको क्या लेंगे साइक्लोहेक्सिन। तो आप यहाँ पे दोनों मेथड यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप एक मेथड लिखिए, बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दी प्लेट आर ड्राइड, उसके बाद आप प्लेट को ड्राई करेंगे एंड स्प्रेड विद ड्रैग एंड ड्रॉप रेजेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप रेजेंट से उसको क्या कर देंगे कि आप स्प्रेड मतलब उसके ऊपर छिड़काव कर देंगे। ये बात हो रही है एल्मुना जेल की। मैं आपको सिलिका जेल ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एल्कोलाइड कंपोनेंट ऑफ द राल्फिया एंड रिफरेंस इलेक्ट्रोड बोथ गिव ऑरेंज स्पॉट। आप क्या करेंगे, जैसे ही आप उस पर मतलब रन कराएंगे, उस सॉल्वेंट को रन कराएंगे, तो जैसे ही आप क्या करेंगे यूवी लाइट डालेंगे तो आपको ऑरेंज कलर का स्पॉट देखने को मिलेगा। और जो सिलिका जेल पे आपकी मतलब आरएफ वैल्यू होगी किसकी, क्यूनिडेन की, वो 0.72 होगी, और एल्यूमिना जी प्लेट पे जो क्यूनिडेन की आरएफ वैल्यू होगी वो 0.35 होगी। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जो हमारे क्यूनिडेन होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तरीके से यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को ये लो करते हैं, एंड इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्यू टाइप्स ऑफ द न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। मतलब जो आपके ब्रेन वगैरह में डिसऑर्डर होता है, खास करके ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में इसका यूज किया जाता है। एंड यू टू द ट्रांसक्लूजर्स इन द कंडीशन ऑफ एनेक्जाइटी, मतलब होश वगैरह लाने में, एंड एज अ सेडेटिव इन द इंसोमिया, मतलब जो आपके नींद में चलने की बीमारी होती है उसमें भी सेडेटिव मतलब आपको सुलाने का काम ये कर दिया है। एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीजोफ्रेनिया एंड कौन मतलब फियर टेंशन, मतलब आप डर मतलब थकाव तनावट। ठीक है, ये सब के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है कैफीन। तो आप जानते हैं कि कैफीन आपका चाय वगैरह में पाया जाता है, तो जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो कौन सी होता है, कैफिनेज मेथाइलेटेड जेंथिन एनकोलाइड होता है। ये कहाँ से, कॉफ़ी के बीन से, मतलब कॉफ़ी के बीज होते हैं, बीन होते हैं, वहाँ से मिलता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कैफिया एरेबिका, एंड जो इसकी फैमिली होती है रुबाशिया होती है। अलग से मिलता है हमारे कहाँ से, टी से, चाय से भी मिलता है, जिसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कैमिलिया सिनाइस मतलब साइनेसिस, और जो इसकी फैमिली होती है थियासी होती है। उसके बाद कोका बीन से भी मिलता है, थियोब्रोमा कोका मतलब जिसकी फैमिली होती है स्ट्रेलिएसी होती है। जो कैफीन का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि हमने सेकेंड यूनिट में डिस्कस किया था। अब बात आती है इसकी आइसोलेशन की, तो सबसे अच्छा इसका आइसोलेशन का मेथड है सॉक्सलेशन। तो आप क्या करते हैं, चाय मतलब जो दुकान पे बिकती है उसको भी ले सकते हैं, या जो अगर आपके एरिया में पाई जाती है चाय तो उसको आप पत्तियों के लाइए, पत्तियों को सुखा लीजिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको कोर्स पाउडर मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में चेंज कर लीजिए, या आप जो बाजार में मिलती है उसी को डायरेक्ट आप ले लीजिए, 50 ग्राम ले लीजिए। उसके बाद सॉक्सलेशन के लिए लगा दीजिए एथेनॉल का यूज करते हुए 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, जो एथेनॉल कंटेंस कैफीन, जो आपको क्या मिल जाएगा उस राउंड बॉटम फ्लास्क में मिल जाएंगे, उसको आप क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। देन फर्दर आप क्या कर देंगे, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ उसको क्या करेंगे ट्रीट करेंगे। जिससे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे वहां पे क्या करेगा, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देन उसका क्या कर देंगे 10% H2SO4 उसमें ऐड करेंगे। 10% H2SO4 ऐड करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिल्टर करने की कंडीशन होगी कि आपको अपना मतलब नाक वगैरह सब कुछ बंद करना है, क्योंकि जैसे आप उसमें H2SO4 डालेंगे वहाँ से फ्यूमिंग उठेगी और आपको नाक में इरिटेशन वगैरह देगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने H2SO4 डाला उसको आप क्या कर देंगे फिल्टर कर लेंगे। देन फिर क्या कर देंगे, फाइनली क्लोरोफॉर्म इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड कैफीन इज डिक्रिस्टलाइजेशन। उसका मतलब क्या है कि आप सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, उसके बाद क्लोरोफॉर्म की लेयर को अलग करेंगे और क्लोरोफॉर्म को क्या करेंगे इवापोरेट कर देंगे। इवापोरेट करने के बाद आपको सॉलिड मटेरियल मिलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, जो आप कैफीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब उस कैफीन को आप क्या करेंगे रिक्रिस्टलाइज करेंगे, किसके माध्यम से, क्लोरोफॉर्म के माध्यम से। क्लोरोफॉर्म को हीट करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे जो आपने एक्सट्रैक्ट कैफीन बनाया उसको डाल देंगे। जब हीट हो जाएगा देन जब वो कूल होगा तो आप फिर से उसको फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे बात आती है इसकी आइडेंटिफिकेशन की, तो जो कैफीन होता है म्यूरोक्साइड टेस्ट देता है। इसमें क्या होता है कि प्यूरिन एल्कोलाइड, क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको भी स्ट्रक्चर दिखाया था आप फिर से देख लीजिए कि जो आपका स्ट्रक्चर ये प्यूरिन का ही स्ट्रक्चर आप देखने को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेथाइल ग्रुप अगर हटा दिया जाए तो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये क्या करते हैं म्यूरोक्साइड टेस्ट को पॉजिटिविटी देता है। तो यहाँ पर प्यूरिन एल्कोलाइड लेंगे 3 ml, उसमें HNO3 मिलाएंगे 3 से 4 ड्रॉप, उसको इवापोरेट करेंगे। जो
रेजिड्यू बनेगा उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, देन उसको कूल करेंगे। अगर आपको पर्पल कलर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कैफीन है, अदरवाइज वो कैफीन नहीं है। उसके बाद दूसरे टेस्ट के बारे में बात करें तो आप कैफीन लेंगे, उसमें टैनिक एसिड मिलाएंगे, आपको वाइट पीपीटी या प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। अब इसकी एनालिसिस के बारे में बात करें तो आप क्या करने के 1 ग्राम कैफीन डिजॉल्व इन द 1 ml मेथनॉल या क्लोरोफॉर्म में आप डिजॉल्व कर लीजिए, इसको आप अलग रख लीजिए। उसके बाद आप क्या कहते हैं सिलिका जी प्लेट बना लीजिए, ठीक है। उसमें सॉल्वेंट सिस्टम आपका क्या एथाइल एसीटेट, मेंथॉल एंड एसिटिक एसिड, जिसका रेशियो 8/10/10 का होना चाहिए। अब आप क्या कर देंगे, जो आपने जी प्लेट है, ठीक है, जो सिलिका जेल जी प्लेट है, उसको इसी सॉल्वेंट सिस्टम में आप क्या करें डिप कर देंगे। डिप करने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या करेंगे, उस पर आप आयोडीन वेपर स्प्रेड करेंगे जिससे उसका एसिडिफिकेशन हो सके। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने कैफीन और क्लोरोफॉर्म या मेथनॉल का जो मिक्सचर बनाया था उसके ऊपर रन करेंगे। अब आप 5 से 10 मिनट के बाद देखेंगे कि आपका जो सॉल्वेंट सिस्टम कितना रन किया। रन रन मतलब देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूवी लाइट का यूज करते हैं। स्पॉट आपको देखने को मिल जाता है बाय द हेल्प ऑफ द यूवी लाइट। देन हम इसकी आरएफ वैल्यू निकालते हैं, इसकी जो आरएफ वैल्यू होती है 0.41 के करीब में होती है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह से होता है। इसके अंदर माइल्ड डायरेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं एंड यूजर ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन वगैरह में भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है इर्गोटामाइन का यूज करते हुए। इर्गोटामाइन का एक यूज कहाँ पर है, यूटेरिन के रिलैक्सेशन में। एंड एनाल्जेसिक इर्गोटामाइन जो होता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को रहता है एंड ये अक्सर क्या होता है एनाल्जेसिक इफेक्ट भी इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके उनको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम दी लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।